नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद भानु में। लेखपाल भर्ती, शिक्षक भर्ती 2020 से संबंधित सामान्य अध्ययन की जो सीरीज चल रही थी, उसमें आज हम लोग 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया। जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है उसको भारत सरकार ने कब अपनाया। तो इसका आंसर है 22 मार्च 1957। 22 मार्च 1957 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वैट को सर्वप्रथम किस राज्य ने अपनाया। वैट को सर्वप्रथम किस राज्य ने अपनाया। तो इसका आंसर होगा हरियाणा। वैट को सर्वप्रथम हरियाणा ने अपनाया। वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स, और ये अप्रत्यक्ष कर होता है। यह एक प्रकार का कर है, यह अप्रत्यक्ष कर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो इसका आंसर होगा 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो इसका आंसर होगा मुंडकोपनिषद से। जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सुपर टेट में आया हुआ प्रश्न है शिक्षक भर्ती परीक्षा में। हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो इसका आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत। इन्हें सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है, सुमित्रा नंदन पंत। इनको प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया। सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया। तो इसका आंसर होगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई देश के चौथे प्रधानमंत्री थे और इनका कार्यकाल था 1977 से 1979, और ये बस 2 साल के लिए प्रधानमंत्री के पद पर रहे, फिर इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया। तो इसका आंसर होगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान ने भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को अपनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा 14 सितंबर। 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो इसका आंसर होगा कोलकाता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में
पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो इसका आंसर होगा कोलकाता। कोलकाता अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के झंडा गीत के लेखक कौन हैं? भारत के झंडा गीत के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा श्यामलाल गुप्त। श्यामलाल गुप्त भारत के झंडा गीत के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? जिसको नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर होगा फिलीपींस। फिलीपींस देश के द्वारा रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिसको नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। तो टाइलिन एंजाइम जो होता है वो लार में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया है? किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया है? तो इसका आंसर होगा कांडला। कांडला बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया है। अब इसमें एक और क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई होती है। अगला प्रश्न देते हैं, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। आरबीआई को भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म होता है, आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक हिंदी में कहा जाता है इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना 1901 में कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इसका आंसर होगा डिगबोई। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना 1901 में डिगबोई में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, जिसको शॉर्ट में ONGC कहा जाता है, की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर होगा 1956 में। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC की स्थापना 1956 में की गई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोने का रेशा, सोने का रेशा किसे कहा जाता है? सोने का रेशा नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा जूट। जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा
कानपुर। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब इससे पीछे जो प्रश्न आया था कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, और उत्तर भारत का पूछ देगा तो कानपुर को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट। और इसमें एक और क्वेश्चन मिल जाता है कि अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो वो लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। लॉर्ड मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया, तो इसका आंसर होगा चंपारण में। चंपारण में जो नील आंदोलन था उसमें उसका सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी ने। सबसे पहला अपना सत्याग्रह यहीं से स्टार्ट किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। यक्षगान जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है। अब इसमें और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य होता है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य होता है कुचिपुड़ी। ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। फिर इसमें और है तमिलनाडु। तमिलनाडु का लोक नृत्य है भरतनाट्यम। क्या है? भरतनाट्यम। ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। ठीक है, अब इसमें एक और है केरल। केरल का लोक नृत्य होता है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। ठीक है, अब आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रही, तो इसका आंसर होगा तृतीय। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो पूरी तरह क्या असफल रही। जिस उद्देश्य के लिए वो पंचवर्षीय योजना बनाया गया था वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया, इसलिए वो पंचवर्षीय योजना असफल रही। ठीक है, अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर होगा नीदरलैंड। नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश होते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश होते हैं, तो इसका आंसर होगा 15, जिसमें से 5 जो अस्थाई होते हैं, 5 देश जो होते हैं अस्थाई होते हैं, और 10 जो होते हैं अस्थाई होते हैं। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य देश होते हैं, जिसमें 5 अस्थाई सदस्य होते हैं और जो 10 होते हैं अस्थाई होते हैं, और अस्थाई देशों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को किस स्थान पर किया गया। जो भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट था, प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को हुआ, वो किस स्थान पर हुआ था, तो इसका आंसर होगा पोखरण। पोखरण राजस्थान में जो पड़ता है, राजस्थान में एक जगह है पोखरण, वहाँ पे भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और जो समय है उसका सदुपयोग करें और मन लगा के तैयारी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।